morning students, welcome all of you to my channel MVSE Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you numerical solutions of lesson number 7 and your first question is question number 4. देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है एक प्रणालिका की लंबाई 1 मीटर है। प्रणालिका की लंबाई 1 मीटर है अर्थात एकांक लंबाई जो आप कहते हो तो वो पहले से ही एकांक है, आपको कहीं भाग गुणा करना ही नहीं है, कुछ एकांक मीटर की है। औसत व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसका व्यास दिया हुआ है 2r जिससे हम लिखते हैं ये 3 सेंटीमीटर है। व्यास की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद 3/2 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या इसकी। जैसे कि ये प्रणालिका है तो इसमें जो व्यास बताया जाता है तो ये जो होते हैं इसके सिरे, इसका व्यास बताया जाता है और ये इसकी लंबाई है L = 1 मीटर, ये दे रखा है। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। 800 फेरों की 5 परतें हैं, मतलब कि इसमें एकांक लंबाई में इसमें फेरे कितने हैं 800 और इस प्रकार की एक दूसरे के ऊपर परतें कितनी चढ़ी है 5 परतें चढ़ी हैं। तो इसमें जो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, अब ये लंबाई पहले से ही क्या है एकांक, तो इसमें जो फेरों की संख्या है n डायरेक्ट हम लिख लेंगे, वो कितनी है 800, ठीक है। और परतें कितनी है इसकी 5 परतें हो गई इसकी 5। अब हमको वो नहीं निकालना है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, क्योंकि ऑलरेडी लंबाई कितनी है इसकी एकांक लंबाई में ही फेरे दे रखे हैं अर्थात डायरेक्ट स्मॉल n दे रखा है। प्रणालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है, I = 5 एम्पियर। यहाँ पर जो करंट दिया होगा प्रत्येक फेरे में वही जाएगा, तो एक फेरे में धारा का मान जो निकालते हैं I0 वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 5 एम्पियर ही हो जाएगा, 5 एम्पियर है। प्रणालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है यहाँ पर μ0 होती है, I0 वही एकांक फेरे की जो धारा होती है, ठीक। अब यहाँ पर 5 परतें हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब है इतनी ही लंबाई में, एक परत के बाद दूसरी परत लगी हुई है, तो एक परत के कारण तो इतना निकल आएगा। यहाँ पर 5 परतें हैं फेरों की, तो 5 से केवल गुणा करना पड़ेगा। मतलब तार अगर 800 फेरे थे तो 800 उसके ऊपर और है, 800 और है, 800 और, ऐसे 5 परतें उसके ऊपर जड़ी हुई हैं। तो ये हो जाएगा आपका, बस कैलकुलेशन कर लीजिए। इसका मान क्या होता है 4π × 10⁻⁷ n कितना दिया है 800 और I0 हो गया 5, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 8 = 40 हो जाए। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 20 हो गया। पाई का मान रख दीजिए 3.14 × 10⁻⁷, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4000। ये 4 से इसको गुणा करिए 8 आ जाएगा 3.14, 1 0 यहाँ पर है, 3 0 यहाँ पर, 4 0 जब इसमें ऐड होंगे तो यहाँ पावर कितनी बचेगी -3 बचेगी। 8 × 32 का 2 हासिल हुआ 3, 8 3 11 हासिल हुआ 1, 8 × 24 1 25, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा था -3, ये हो जाएगा 2.512 × 10 की पावर, एक अंक दशमलव इधर बढ़ाया तो पावर प्लस होगी, तो यहाँ पर -2 बचेगी। इतने टेस्ला ये नोट कर सकते हैं, 5 पॉइंट पहले ही फॉर्म में लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक फिगर आपके सामने बना हुआ है, यहाँ पर लूप भी है और धारावाही चालक भी है। इस प्रकार से फिगर बना है, देखिए करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ से I एम्पियर जो भी जा रहा है, तो ये करंट ऐसे इसमें रन करेगा इस प्रकार से और ऐसे करंट निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है गैप बहुत ही कम है, तो यहाँ पर 2 युक्तियां हैं, एक ये लूप बना रहा है और ये अनंत लंबाई का एक चालक तार भी बन रहा है। यहाँ पर 2 युक्तियां हैं, इसमें 8 एम्पियर की धारा जा रही है और लूप है 10 सेंटीमीटर। I = 8 एम्पियर और लूप की त्रिज्या हम किससे माने A से, कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने डेरिवेशन में क्या लिखा था A ही लिखा था, तो ये A = हो गया 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए 0.1 मीटर हो जाएगा। I = है 8 एम्पियर, ठीक है। ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। यदि 8 एम्पियर की धारा इस लूप में प्रवाहित की जाती है तो लूप के केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए ये केंद्र इसका हो गया, तो यहाँ पर 2 चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, एक लूप के कारण और एक धारावाही अनंत लंबाई के चालक के कारण, और दोनों की दिशा देख के उसको मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र
इसको हम V1 मान ले रहे हैं। फार्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन 2A, म्यू 0 I अपॉन 2A, ये लूप के कारण फार्मूला था। तो V1 इक्वल टू म्यू 0 का मान क्या लिख देंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁷, I है 8 एम्पियर, 2 और A का मान क्या है 0.1, तो V1 निकल आएगा। इसको मल्टीप्लाई 2 से चाहे इसको कैंसिल कर दीजिए, 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और ये दशमलव हटाओगे तो ऊपर 10 हो जाएगा ना, तो यहाँ एक पावर कम पड़ जाएगी, 10 की पावर बचेगी -6। कितने टेस्ला हो गया। अगर जरूरत पड़ेगी तो पाई का मान रखा जाएगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो पाई का मान हम रख लेंगे, या कैलकुलेट कर लीजिए, जरूरत तो पड़ेगी। 16 गुणे 3.14 गुणे 10 की पावर -6, कितना आ जाएगा, 16 से 64 के 4, 8 से 6, 16 और 6 22, 8 2, 16 से 48 और 2 50, यहाँ पर 2 के बाद 50.24 आ जाएगा गुणे 10 की पावर -6 टेस्ला। अब इसकी दिशा आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। देखिए धारा की दिशा उधर की ओर है, दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम करेंगे अंगुलियां, और धारा की दिशा में क्या करेंगे, अंगूठा। तो हथेली बाहर की ओर आ रही है, अर्थात ये चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर, बाहर की ओर। अब देखिए अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र V2 बराबर, ये क्या होता है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई I अपॉन R, ये फार्मूला होता है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻⁷, समझ में, ये फार्मूला जो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई था उसका ही मान होता है। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷, और I की जगह हम क्या लिखेंगे, 8 एम्पियर जो दिया हुआ है। R होता है इस चालक तार से इस बिंदु की दूरी, जो कि इस समय किसके बराबर है, A के बराबर हो जाएगा। तो A का मान क्या है 0.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 गुणे 16 और 10 की पावर, ये जब दशमलव हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा, इतने टेस्ला। अब इसके कारण देखो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, देखो धारा ऊपर की ओर जा रही है, और यहाँ पर उंगलियां करेंगे जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र किधर हो जाएगा, अंदर की ओर हो जाएगा, अंदर की ओर। तो हमको निकालना है फिर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर होगा कितना। तो इन दोनों के कारण, एक है बाहर की ओर, एक है अंदर की ओर, सदिश राशियां हैं दोनों। अगर सदिश राशियों की दिशा विपरीत होती है तो परिणामी कैसे निकालते हैं, घटा करके निकालते हैं, एक से दूसरा घटाया जाता है। अतः C पर अर्थात सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा B1 माइनस B2। घटाना पड़ेगा, दिशा नहीं पता होती तो आप क्या करते, कुछ नहीं कर पाते ना। अगर दिशाएं एक ही होती तो दोनों को हम जोड़ देंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र एक बाहर एक अंदर है, साथ दिशाएं विपरीत है, 180 अंश पर है, तो हम घटाएंगे क्योंकि सदिश राशियां हैं, समझ पा रहे हैं। अगर दोनों की दिशा एक ही दिशा में आ जाती बाहर की ओर, तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, B1 का मान आया है 50.24 गुणे 10 की पावर -6, और V2 आया है 16 गुणे 10 की पावर -6। कितना बचेगा यहाँ पर, 34.24 इंटू 10 की पावर -6। डेसिमल यहाँ लाएंगे, 3.424 करेंगे, यहाँ पर हो जाएगी -5 टेस्ला। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंबे क्षैतिज तथा जकड़े तार में, जकड़े समझते हैं, बंधे हुए, ये एक तार है लंबा और जकड़ा तार है, इसमें 100 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, कितना है 100 एम्पियर धारा बह रही है। इसके ठीक ऊपर एक समांतर एक महीन तार है, समांतर और एक महीन तार है, ये इसके ऊपर ये तार बंधा हुआ है, ठीक है।
हट नहीं सकता अपने स्थान से। और इसके ठीक ऊपर एक ये महीन तार है जिसमें 200 एम्पियर धारा बह रही है और दिशा किसी की नहीं दे रखा है, दिशा बाद में डिसाइड करेंगे। इसमें धारा I1 ये हो गई और ये I2 कितनी जा रही है 200 एम्पियर, दिशा भी आगे पढ़ने पर डिसाइड होगा। 200 एम्पियर की धारा बह रही है तथा जिसकी एकांक लंबाई का भार दिया है 0.05 न्यूटन प्रति मीटर है। ये इसका भार दे रखा है नीचे की ओर mg, इसका mg दे रखा है 0.05 न्यूटन प्रति मीटर, अर्थात एकांक लंबाई का भार दे रखा है जितना नीचे की ओर इस तार को ये खींच रहा होगा। महीन तार को निचले तार से कितना ऊपर रखना चाहिए ताकि यह चुंबकीय प्रतिकर्षण के कारण टिका रहे। पूछा गया ये महीन तार है, इसको नीचे वाले तार से कितनी दूर रखना चाहिए ताकि ये प्रतिकर्षण के कारण वहीं रुका रहे या नीचे गिरे ही नहीं। तो अब ये बताइए इनके बीच mg नीचे खींच रहा है इस तार को, ये हवा में रुका हुआ है, mg नीचे खींच रहा है और इस तार को जो है प्रतिकर्षित करना है ऊपर की ओर ये भगाए, mg नीचे खिंचाएगा और इसके कारण प्रतिकर्षण बल लगे वो इसको क्या करे ऊपर खींचे। तो प्रतिकर्षण बल लगने के लिए दूसरी धारा की दिशा क्या होनी चाहिए, कल डेरिवेशन किए थे, विपरीत होनी चाहिए ना। तो इसकी डायरेक्शन इसके जब विपरीत होगी तो mg इसको नीचे खींचेगा और इस पर जो बल लग रहा होगा वो उसको ऊपर ही होगा। और लंबाई एकांक दी है, एकांक लंबाई का यहाँ पर भार भी दिया है। क्वेश्चन समझ पाए कि ये तार है, इसका भार नीचे की ओर कार्यरत है, तो जब इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल इतना हो जाएगा जितना कि ये mg है तो ये नीचे खींचेगा और प्रतिकर्षण बल ऊपर खींचेगा। जब बराबर बराबर होंगे तो ये तार वहीं पर टिका रहेगा, रुका रहेगा। तो यहाँ पर कंडीशन होगी तारों के बीच प्रतिकर्षण बल, तारों के बीच प्रतिकर्षण बल बराबर हो जाएगा mg। समझ पाए क्या, तारों के बीच प्रतिकर्षण बल mg बराबर, ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं कि mg भार, ये तार एक है, ये रुका हुआ है, ये मान लीजिए यहाँ है और ये नीचे गिर रहा है mg के कारण और ये इस पर प्रतिकर्षण बल ऊपर लगा रहा है। तो अगर ये प्रतिकर्षण बल mg के बराबर हो जाए तो ये तार वहीं पर रुका रहेगा। अब तारों के बीच प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का कल सूत्र डेरिवेट किए थे, F बराबर क्या आया था म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान r। और यही दूरी r निकालना है कि कितनी दूरी पर इनको रखा जाए कि इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगे उससे तार टिका रहे। और mg का मान क्या आया है 0.05। इसका मान क्या होता है I1 है 100 और I2 है 200। R आपको निकालना है, यहाँ पर है 0.05। R को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.05 को यहाँ ले आइए, ये 2 से 2 को गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ, यहाँ पर पावर कितनी बनेगी 3, ये 4 जीरो है तो 4 पावर यहाँ कैंसिल हो गई, अपान में आ जाएगा 0.5 और यहाँ क्या आ जाएगा R, ठीक है 10 क्या 0.05। अब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ऊपर 100 हो जाएगा, तो 100 से इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 2 इंटू 10 की पावर -1 बचेगी अपान 5। ये बात समझ पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ डेसिमल 2 कर दीजिए, 0.2 कर दीजिए, इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। अब R इक्वल टू इसको आप डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा 0.0। ये पहले जो आ रहा है ये मीटर में निकलेगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो चलिए सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तो 20/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर में आ रहा था, जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा, तो R इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इस तार को 4 सेंटीमीटर पर रख दीजिए तो ये वहीं रुका रहेगा, mg जितना नीचे खींचेगा उतना ही ये बल जो है इसको ऊपर की ओर खींचे रहेगा, ठीक है। तो ऊपर मान लीजिए कि माना दोनों तारों के बीच की दूरी, नोट कर लीजिए, दोनों तारों के बीच की दूरी r है, बीच की दूरी बराबर r मीटर है ये। और डायरेक्शन अपने आप समझना है तुमको कि अपोजिट करनी पड़ेगी। यहाँ से देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर मिस्टेक हुई है, 2 और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 होना चाहिए था, इसको 4 कर लीजिए, ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 40, आपका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ये नोट कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये फिगर आपके सामने है। ये एक अनंत लंबाई का तार है जिसमें I1 धारा जा रही है। ये एक दूसरा अनंत लंबाई का तार है जिसमें I2 करंट हो रहा है। यहाँ पे P पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात करनी है। इससे इसकी दूरी 3 सेंटीमीटर है, इस वायर से इसकी दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो पहले हम ज्ञात करेंगे, इसका नाम दे रहे हैं P और Q। तार P के कारण, अच्छा P यहाँ पर भी दे रखा है, P यहाँ, चलो इसको AB कर लीजिए, AB। तार A के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम B1 लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, अनंत लंबाई के चालक तार वाला। क्या होता है 2 × 10⁻⁷, एक इसका मान है μ0/2π का मान, I/R। तो B1 हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, I हो गया 2, और इससे इसकी दूरी लेना है इस बिंदु की R, तो 4 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 × 10⁻²। देखिए चाहे यहाँ लिख लीजिए, R1 = सेंटीमीटर में है, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे मीटर हो जाएगा। यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर में है, तो 3 × 10⁻² कर दोगे मीटर हो जाएगा, ठीक। ये सॉल्व करें इसको, ये देखो 2 दूने 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ये पावर जब ऊपर ले जाओगे प्लस हो जाएगी, तो 10⁻⁵ टेस्ला। हम छोटा सा मात्रक लिखते हैं, टेस्ला मात्रक तो चुंबकीय क्षेत्र के बहुत होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, 4 मात्रक होते हैं, इसके गॉस होता है, तो हम टेस्ला लिख दे रहे हैं फिलहाल। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी लिख सकते हो। ये हो गया इस तार के कारण। ऐसे बी तार के कारण, और इसकी दिशा किधर होगी ये भी देखना पड़ेगा। देखो करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हथेली की तरह अंदर की ओर, तो ये इसकी दिशा क्या होगी, अंदर की ओर, अंदर की ओर। अब ज्ञात कीजिए बी के द्वारा, बी तार के द्वारा पी पर चुंबकीय क्षेत्र। ये आसान है कि नहीं, अभी तो आसान लग रहा है, क्या है इसमें, चुंबकीय क्षेत्र B2, बस फार्मूला बेस्ड है। यहाँ पर 2 × 10⁻⁷ I/R। यहाँ पर आप R1 चाहे लिख लेते, I1 और R1, और यहाँ पर I2, R2, क्योंकि यहाँ पर हमने ये नाम लिखा है। 2 × 10⁻⁷ I2 है 1.5, और R2 कितना है, R2 है 3 × 10⁻²। देखिए ये 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो B2 बचेगा 10⁻⁵। ये इससे पूरा कट जाएगा, और ये ऊपर -π कितने टेस्ला हो गए। अब इसके कारण दिशा देखो किधर होगी, करंट उधर की ओर जा रहा है, ऐसे हम करेंगे ना, करंट की दिशा में उठा चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हथेली, तो यहाँ पर भी आएगा अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर हो जाएगा, दोनों की दिशा एक ही आ गई, ये भी अंदर की ओर आ गया। तो जब एक ही दिशा में दोनों चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को। अतः P पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा B1 + B2। ये भी है 10⁻⁵, और ये भी है 10⁻⁵, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁵। इसका मतलब यहाँ पर है 1 × 10⁻⁵, यहाँ पर भी 1 × 10⁻⁵ है, तो ये हो जाएगा इतने टेस्ला। पहला आंसर हो गया। अब लिखा है अगर एक तार में धारा की दिशा बदल दें, तो धारा की दिशा बदलने से केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी, अर्थात एक के कारण कैसे हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। अगर हम किसी एक तार में धारा इसमें बदल दें, तो अभी दोनों में अंदर की ओर थी, तो एक में अंदर की ओर, दूसरे में किधर हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी, और होगा मान उतना ही होगा, तो घट जाएगा। इससे इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिख देंगे यदि एक तार में, एक तार कोई भी, चलो हम B मान लिए, यदि B तार में धारा की दिशा बदल दें, तो ये जो B2 निकलेगा तो इतना ही, लेकिन इसकी दिशा क्या हो जाएगी, बाहर की ओर, दिशा हो जाएगी बाहर की ओर। केवल दिशा बदलेगी वैद्युत धारा बदलने पर, एक अंदर की ओर और एक अपने किधर हो गया, बाहर की ओर। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, आप घटाएंगे B1 - B2, तो B बराबर, दोनों ये घटाओगे 10⁻⁵,
10⁻⁵ तो क्या हो जाएगा 0 टेस्ला। ठीक है, तो यदि हम धारा की दिशा एक में बदल दें तो वहीं पर चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा 0 टेस्ला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबे तार में 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। चलिए हम अपना जो मैप बना रहे हैं ये हम जियोग्राफिकल नहीं बना रहे, जियोग्राफी में जैसे होता वैसे हम नहीं बना रहे हैं। हम ये मान लें अगर इधर है उत्तर और इधर की ओर दक्षिण है, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा पूर्व और ये आपका हो जाएगा पश्चिम। सही मैप बनाना हमारा, वैसे नहीं बनाया हमने, जैसे मैप बनता है ना इंडिया का मैप बना तो वैसे हमने नहीं बनाया है, हमने अपने फिजिक्स में समझाने के लिए ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूरब होगा, ये पश्चिम हो जाएगा। तो लिखा हुआ है एक तार है जिसमें 10 एम्पीयर की धारा उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। ये एक तार है जिसमें धारा जा रही है उत्तर से दक्षिण की ओर 10 एम्पीयर, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार के 10 सेंटीमीटर दूर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, देखिए तार के दाईं ओर, अब दाईं ओर किधर होगा, ऐसे देखिए ये बाईं ओर हो जाएगा, ये दाईं ओर हो जाएगा। तो तार के दाईं ओर जब कहोगे तो इधर आओगे, कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। ठीक है, इतनी दूरी पर यार, इतनी दूरी पर है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, दूर दाईं ओर एक इलेक्ट्रॉन को दक्षिण से उत्तर की ओर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और इसको ले जाया जा रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, और किस वेग से 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से, 2 मीटर प्रति सेकेंड की वेग से लाया जा रहा है दक्षिण से उत्तर की ओर, एक इलेक्ट्रॉन को लाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन पर जो लगने वाला बल है वो ज्ञात किया जाएगा QV से। ठीक है, इससे तो हमको B चाहिए ना, यहाँ पर पहले जहां पर इलेक्ट्रॉन गतिमान हो रहे हैं यहाँ पर पहले क्या ज्ञात करना है, B ज्ञात करना है। इसको हम बिंदु P मान ले रहे हैं। ठीक है, आपको दे रखा है तार में धारा, तार में वैद्युत धारा I = 10 एम्पियर और R = है 10 सेंटीमीटर, बराबर हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम हो जाएगा। वेग दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। इतना सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले हमको P पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण प्रोड्यूस होगा P पर, ये अनंत लंबाई के तार के द्वारा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है ना, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र P पर प्रोड्यूस होगा B, और ये क्या हो जाएगा μ/2πI/r, अनंत लंबाई के चालक वाला फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 × 10⁻⁷, I कितना है 10 एम्पियर और R तार से दूरी 0.1, तो B = आ गया, डेसिमल हटाओगे यहाँ 100 हो जाएगा, तो 2 × 10 की पावर, ये इसमें जोड़ोगे -5, ठीक है, -5 हो जाएगा टेस्ला। तो ये आ गया आपका कहाँ पर P पर चुंबकीय क्षेत्र। अब इसकी डायरेक्शन देखो किधर की ओर है, ऐसे लगाओगे ना अंगूठा धारा की दिशा में और अंगुलियां जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना, तो अंदर की ओर जा रही ना थैली, तो हो जाएगा अंदर की ओर, अंदर की ओर ये। अब यहाँ पर ये वेग इसके सामने लग गया, तो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र इतने टेस्ला अंदर की ओर निकल आया है। अब ये इलेक्ट्रॉन पर बल कितना लगेगा, अतः इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल ये निकाला जाएगा F = QVB sin थीटा से। अब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, देखो इलेक्ट्रॉन चल रहा है ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र किधर है अंदर की ओर, तो 90 डिग्री इसका मान यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका मान क्या होता है 1 हो जाता है, तो इसको हम हटा ही दें। अब Q की जगह क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁹, वेग यहाँ पर दिया हुआ था ये लिख लिया मैंने 2 मीटर पर सेकेंड, और B चुंबकीय क्षेत्र आपने ये निकाला है 2 × 10⁻⁵। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 से 16 को मल्टीप्लाई 64 हो जाएगा, ये इंटू 10⁻- कितनी बचेगी 14, इसमें से इसको घटा दोगे तो 14 बचेगी, ये हो जाएगा इतने न्यूटन। 6.4 10⁻⁻⁹
24, हाँ माइनस माइनस जोड़ा जाएगा, 24 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, और ये अब बल इधर लगेगा ये ज्ञात करना है, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगा दीजिए। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहा है वैद्युत धारा होगी उसके अपोजिट, तो ये वैद्युत धारा को प्रदर्शित करती माध्यमा। चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी को अंदर कर दिया क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र किधर की ओर, अंदर की ओर, और माध्यमा को कर दिया इलेक्ट्रॉन के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो वैद्युत धारा इसके अपोजिट चलेगी। अंगूठा जा रहा है किधर, तार की ओर, तो जो बल लगेगा इलेक्ट्रॉन पर किधर लगेगा, तार की ओर, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऐसे ऐसे होते हुए यहाँ खिंच जाएगा तार की ओर। तो यहाँ पर लिख लेंगे तार की ओर, तार की ओर। ठीक, नोट कर लीजिए।